सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3P इंजीनियरिंग विद पंकज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मैं इसमें आपको कराऊंगा। और जो इसके लिए आपको रिवाइज़ करना था, जो मैंने आपको टॉपिक दिया था टेलीग्राम चैनल पे, वो आप वहाँ से जो मैंने कंटेंट वहाँ पे डाले हैं उससे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो प्रैक्टिस कर क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर। आपको लग रहा होगा ये इतना इजी क्वेश्चन क्यों ही पूछेगा, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो कितनी है। ठीक है, यहाँ तो आपका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, लेकिन आप ये कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज और आर्गन की परसेंटेज याद रखेंगे। 0.93% जो है आर्गन पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नाइट्रोजन 78%, और जो ऑक्सीजन है वो 21%। ठीक है, 20.9%। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में देखा जाता है। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि किस किस लेयर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे जो ट्रोपोस्फियर होता है उसमें मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है, वेदर संबंधी, वेदर रिलेटेड जितनी भी इवेंट्स होते हैं वो सारे ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ठीक है, इसी तरह स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर फिनोमिना। वेदर फिनोमिना के लिए कौन सा, यहाँ पे जो राइट आंसर आपका ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस द हाईएस्ट टेम्परेचर। सबसे अधिक टेम्परेचर किसका होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो थर्मोस्फीयर होता है, थर्मोस्फीयर का सबसे अधिक टेम्परेचर होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर पहले ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे घटेगा, फिर जो स्ट्रेटोस्फियर है थोड़ी देर पॉज रहेगा, देन फिर बढ़ता है। उसके बाद मीजोस्फियर में फिर से वो डिक्रीज होगा, घटेगा। आफ्टर दैट थर्मोस्फियर में जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक अगर टेम्परेचर की बात करें तो थर्मोस्फियर में आपके देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच लेयर डू मेट्योर्स बर्न अप अपॉन एंट्री। ठीक है, तो किस लेयर में जो मेट्योर्स आते हैं वो बर्न अप, जल जाते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होता है मेसोस्फियर में आके वो फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं, जलने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीजोस्फियर। द मीजोस्फियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 50 to 85 किलोमीटर इज द कोल्डेस्ट लेयर एंड बर्न्स अप मेट्योर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ हीट बैलेंस। ठीक है, अर्थ के हीट बैलेंस के लिए कौन से जो प्रोसेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हीट जो सन से एनर्जी आती है वो तीन फॉर्म में आती है, मतलब रेडिएशन के फॉर्म में आती है। तो किस तरह से वो फैलती है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी कि ये तीनों जो है प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है, हीट बैलेंस होता है। तो द अर्थ हीट बैलेंस इज मेंटेन्ड थ्रू रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड बाय द अर्थ सरफेस। कितना जो है अर्थ सरफेस के द्वारा जो है ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे अगर यहाँ से 100% सन से एनर्जी जो आई, ठीक है, तो मतलब जितना अर्थ सरफेस पे अगर 100% आती है, ठीक है, अपने एटमॉस्फियर में, तो उसमें से जो है केवल 51% ही जो है अर्थ का जो ये सरफेस है वो ले पाता है। तो 51%, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। कितना लौट जाता है, तो इस बार जो नेट का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो 31 to 35% जो है रेडिएशन होता है वो लौट जाता है। ठीक है, अल्बिडो जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फिनोमिना लीड्स टू द ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द एटमॉस्फियर। ठीक है, तो कौन सी फिनोमिना है जो हीट को ट्रैप करती है, तो ऑब्वियसली हीट को कौन सी फिनोमिना ट्रैप करेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर बैलेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच फैक्टर कैन कॉज टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, रेट से लैप्स रेट की दर से जो है वो घटता जाएगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना में क्या होती है, नीचे वाला जो एरिया होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है और ऊपर वाला एरिया जो है गर्म होता है। यानी कि ऊपर जाते टाइम हम देखते हैं कि ऊपर वाला एरिया गर्म हो गया और नीचे जो है वो ठंडा है। ये ज़्यादातर कब होता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे जो रिक्वायरमेंट है जिन चीज़ों की वो ये है कि सबसे पहला क्लियर स्काई होना चाहिए, काम विंड्स होना चाहिए। क्लियर स्काई, काम विंड्स और क्लाउडी वेदर, सॉरी क्लाउडी वेदर नहीं,
हाई प्रेशर कंडीशन। अब देखो क्लियर स्काई होगा तो क्या होगा, क्लियर स्काई होगा तो जो अर्थ से जो रेडिएशन निकलती हैं, पार्थिव विकिरण जो निकलती है रात के टाइम में, तो तुरंत सारी हीट जो है वो चली जाएंगी। ठंडी रात अगर रहेगी, काम विंड्स रहेगा तो हवाओं के बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है, और हाई प्रेशर कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए और सी। सो टेम्परेचर इन्वर्जन अकर्स इन काम हाई प्रेशर कंडीशन ट्रैपिंग कोल्ड एयर बिलो वार्म एयर, ठीक है। कोल्ड एयर को क्या करता है, नीचे ही रखता है, और वार्म एयर जो है ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ये अगर ये अर्थ सरफेस है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये कोल्ड एयर, और इसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे ये हॉट एयर, ठीक है, वार्म एयर। अगला क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ इन्वर्जन इज कोल्ड एयर ट्रैप्ड इन वैली। सो वैली इन्वर्जन में होता है ये नॉर्मली। अगला क्वेश्चन विच फोर्स कॉज द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। तो डिफ्लेक्शन, जैसे अगर ये मान लो ये ग्लोब है, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जैसे जैसे ऐसे हवाएं चलती हैं तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध जो है, उसमें हवाएं अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, जिस जिस तरह से चल रही हैं उससे दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। और वही अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो इसमें क्या होती हैं, अपने लेफ्ट तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है। सो इसमें ये किसकी वजह से होता है, ये होता किसकी वजह से है, ये होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। द कोरियोलिस इफेक्ट ड्यू टू अर्थ रोटेशन डिफ्लेक्ट विंड्स टू द राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में इधर लेफ्ट, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ विंड ब्लोज कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर। तो कौन सी ऐसी विंड है जो कंसिस्टेंटली पूरे साल जो है वो चलती रहती है। सो जो प्लेनेटरी विंड, इसीलिए इसका नाम प्लेनेटरी विंड है, पूरे प्लेनेट पे चलती है। सो प्लेनेटरी विंड जो है पूरे साल चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे प्लेनेटरी विंड में कौन कौन से आते हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। जैसे ये जो हवाएं चलती हैं, ये इक्वेटर हो गया 30 डिग्री 60 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री 60 डिग्री। सो जो यहाँ पे जो हवाएं चलेंगी, ठीक है, ये जो हवाएं चल रही हैं, या फिर इसके बीच जो हवाएं चल रही हैं वेस्टर्लीज, या फिर जो पोलर पे हवाएं चल रही हैं, इन सबको हम कहते हैं क्या, प्लेनेटरी विंड्स। अगला क्वेश्चन है विच विंड सिस्टम ब्रिंग्स मानसून रेंज टू इंडिया। सो जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो मानसून लाती हैं इंडिया में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है विच जेट स्ट्रीम अफेक्ट्स द इंडियन मानसून पैटर्न। सो इंडियन मानसून का जो पैटर्न है उसको कौन अफेक्ट करता है, कौन सा स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। सो जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है, जो कि आप देखते हैं दक्कन के पठार पे लो प्रेशर जनरेट होता है, उसकी वजह से हवाएं ज़्यादा खींचता है। सो जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है वो जो है अफेक्ट करता है इंडियन मानसून को। द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट वीकेंड्स बिफोर मानसून ऑनसेट अलाउइंग मॉइस्चर एयर फ्रॉम द ओशियन, ठीक है, तो ओशियन से जो मॉइस्चर एयर होता है उसको खींचता है। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स रिलेटिवली ह्यूमिडिटी। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर्स, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो हिग्रोमीटर। सो इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिग्रोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो हिग्रोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट। व्हाट इज द टर्म फॉर दैट टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सेचुरेटेड, ठीक है। सो जब टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सेचुरेटेड, सो जो ड्यू पॉइंट होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में तुम्हारे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सेचुरेटेड, मतलब एयर में पर्याप्त मात्रा में पानी भर चुका है, सेचुरेट हो चुका है एकदम पूरी तरह से, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट उसका कहते हैं, ठीक है। डी पॉइंट इज व्हेन एयर रीच फुल सेचुरेटेड एंड कंडेंसेशन बिगिंस। सो उसका कंडेंसेशन होने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच क्लाउड टाइप इज एसोसिएटेड विथ थंडर स्टॉर्म। सो थंडर स्टॉर्म किससे रिलेटेड है, तो क्यूमुलोनिम्बस। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। क्यूमुलोनिम्बस जो होता है वो वर्टिकली डेवलप्ड होता है और थंडर स्टॉर्म के लिए ही कारण बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द बेसिस ऑफ कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो क्या बेसिस था कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का, तो जो कोपेन का जो क्लासिफिकेशन था वो क्या करता है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे मेनली फोकस करता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विच लेटर रिप्रेजेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट इन कोपेन क्लासिफिकेशन। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये मैं आपको एक वीडियो आपके टेलीग्राम चैनल पे सेंड करूंगा लिंक, कोपेन क्लासिफिकेशन से। दो क्वेश्चन तो पक्के हैं, आते ही आते हैं कोपेन क्लासिफिकेशन से एक दो क्वेश्चन। सो आप उस वीडियो को देख लेंगे। नॉर्मली ये पूछता है कि इंडिया के किस भाग में किस तरह की क्लाइमेट जो है पाई जा रही है, ठीक है, ऐसे AF BSK ऐसे करके, ठीक है। सो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उसको AF कहा जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए मतलब ट्रॉपिकल, एफ मतलब जहाँ पे ज़्यादा बरसात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं
हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मॉइस्चर इंडेक्स इन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। सो मॉइस्चर इंडेक्स किसने इंट्रोड्यूस कराया था क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में? तो थॉर्नवेट का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसमें आप देखेंगे तो मॉइस्चर इंडेक्स भी है, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसी में इवेपोट्रांसपिरेशन है, ठीक है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। अगला क्वेश्चन, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाई। सो ITCZ जो था, जो बनता है आपका इक्वेटर पे हवाएं जब मिलती हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि इक्वेटर पे ही बनेगा, जहाँ पे भी हवाएं मिलेंगी सो वहाँ पे वो बनेगा जो आपके ट्रेड विंड्स है। सो लो प्रेशर एंड कन्वर्जेंस, ये क्या कह रहा है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो क्या कैरेक्टराइज करता है? सो लो प्रेशर वहाँ पे होगा और कन्वर्जेंस आके हवाएं मिलेंगी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच विंड बेल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स। ठीक है, सो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन के लिए सो वेस्टर्लीज। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। वेस्टर्ली इज फाउंड बिटवीन 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड, स्टीयर मिड लैटिट्यूड साइक्लोन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो वेस्ट टू ईस्ट मतलब ये ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द मानसून रिवर्सल ऑफ विंड्स। सो जो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड और सी है वो, मतलब टेम्परेचर टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है अर्थ पे, जो लैंड है उस पर और ओशन है उस पर, उसकी वजह से। और दूसरा जो है वो है आपका सीजनल चेंजेस इन प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए और सी है इसमें, यानी कि डिफरेंशियल हीटिंग और ये सीजनल चेंजेस वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेट स्ट्रीम आर स्ट्रांग ड्यूरिंग। कब स्ट्रांग होता है? तो विंटर के टाइम में जेट स्ट्रीम। अब देखो, वही जो मैंने आपको बताया ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो क्या होगा? गर्मी के समय होगा ईस्टर्ली, जहाँ पे दक्कन के पठार पे बन रहा था। और वेस्टर्ली की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि जेट स्ट्रीम नॉर्मली वेस्टर्ली को ही कहा जाता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग, सो ये विंटर के टाइम में होगा। जेट स्ट्रीम आर स्ट्रांग इन विंटर ड्यू टू स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन पोलर एंड ट्रॉपिकल एयर मासेस। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है, विच विंड सिस्टम इज आल्सो नोन एज द रोरिंग फोर्टीज। रोरिंग फोर्टीज, सो वेस्टर्ली जो होती हैं, जो साउथर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे उसको कहा जाता है रोरिंग फोर्टीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप वेस्टर्ली, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। सो 100% हो सकती है यार, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही तो है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, सो कंडेंसेशन ही है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स ड्यू टू माउंटेन बैरियर्स। सो ओरोग्राफिक, मतलब अगर पहाड़ पे चढ़ के हवाएं बरसात कराती हैं तो उसको हम ओरोग्राफी, ओरो का मतलब ये होता है पर्वत। ठीक है, माउंटेन, सो ओरोग्राफी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। व्हेन मॉइस्चर एयर इज लिफ्टेड ओवर माउंटेन्स इट कूल्स एंड कंडेंस कॉजिंग ओरोग्राफ रेनफॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइरस क्लाउड्स इंडिकेट। जो साइरस क्लाउड्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं? फेयर वेदर होगा बट अप्रोचिंग स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो साइरस क्लाउड्स फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत ही ऊंचाई पे पाए जाते हैं, और ऑफन सिग्नल्स इनकमिंग स्टॉर्म्स। ठीक है, तूफान आने के लिए वो सिग्नल्स देते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फेयर वेदर बट अप्रोचिंग स्टॉर्म्स। अगला क्वेश्चन है, विच क्लाउड टाइप प्रोड्यूस्ड हैवी रेनफॉल एंड थंडर स्टॉर्म्स। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्यूमुलोनिम्बस, जो कि वर्टिकल होता है, वो क्या करता है? थंडर स्टॉर्म। पीछे भी मैंने आपको बताया, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, इन कोपेन क्लासिफिकेशन जो बी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लाइमेट, जो बी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बी मतलब होता है ड्राई, जैसे आप देखेंगे राजस्थान की तरफ BSHW देखा जाता है। ठीक है, सो बी क्या दिखाता है? ड्राई दिखाता है। ठीक है, ड्राई, एरिड या सेमी एरिड। सो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लाइमेट टाइप फॉर इंडिया अंडर कोपेन क्लासिफिकेशन। सो अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखें तो किस तरह का यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है? सो यहाँ पे देखने को मिलता है AW। राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, AW। मोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ AW, यानी कि ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट देखने को मिलता है इंडिया के ऊपर। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई विंटर एंड वेट समर। तो हमारे यहाँ क्या होता है? सूखी ठंडी देखते होंगे, आपका जो ओठ या फिर जो त्वचा होती है वो फटती है, ड्राई विंटर्स और वेट समर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर इन थॉर्नवेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो इसमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है थॉर्नवेट की क्लासिफिकेशन में? सो जो इवेपोट्रांसपिरेशन है, टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है इन कोपेनिकस सिस्टम सी क्या रिप्रेजेंट करता है। सो सी क्या इसमें रिप्रेजेंट करेगा, तो सी जो है वो टेम्परेचर वार्म मिड लेटीट्यूड, यानी कि जो मिड लेटीट्यूड में वार्म टेम्परेचर है उसको टेम्परेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब ये आपका आप देखते होंगे 0 से 30 तक ट्रॉपिकल, उसके ऊपर जो है टेम्परेट, यानी कि यहाँ पे जो क्लाइमेट पाया जाएगा वो सी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सी क्लाइमेट वार वार्म टेम्परेट रीजन विथ मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। सो इसमें से कौन सा जो है वो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, तो लैटिट्यूड, ओशन करंट, सॉइल टाइप, प्रेसिपिटेशन। सो सॉइल टाइप जो होता है वो किसी भी तरह से क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, नहीं तो लैटिट्यूड भी है, ओशन करंट्स भी हैं, जहाँ पे जा रहा है ओशन करंट्स, मान लो ठंडा है या फिर गर्म है तो वहाँ का वो क्लाइमेट डिसाइड करेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन भी है। सो सॉइल टाइप जो है इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अर्थ्स एवरेज अल्बिडो। अर्थ का जो एवरेज अल्बिडो होता है कितना है। सो यहाँ पे आप देखो 30% दिया है, जो नेट का पेपर था उसमें दिया था आपका 35%। ठीक है, लेकिन जनरली जो होता है वो 30 to 35% इसके बीच में होता है। ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी उठे थे नेट जेआरएफ में इस बार। ठीक है, सो इसका जो अल्बिडो है वो 30%, अगर ऑप्शन में 35 आता तो आप 35 भी मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ टेम्परेचर इन्वर्जन द एयर नियर द सरफेस इज। सो जो नियर द सरफेस है एयर, मतलब ये सरफेस है, मैंने अभी आपको बताया, जो इसके पास की जो हवाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, वो ठंडी हो जाएंगी, और ऊपर का जो हवा है वो गर्म हो जाएगा। और जनरली क्या होता है लैप्स रेट में, नीचे की हवा क्या होगी, गर्म होगी, और ऊपर की हवा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ठंडी होती जाएगी। सो इसमें कह रहा है टेम्परेचर इन्वर्जन में जो एयर होता है नियर द सरफेस इज, सो ये कोल्डर देन द एयर अबव, जो ऊपर हवा है उससे क्या होगी, कोल्डर होगी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज इमिटेड बाय अर्थ सरफेस। सो ठीक है, सो जो सन से आती है, जो सन से रेडिएशन आती है वो क्या आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन आते हैं। ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन आते हैं, लेकिन जो अर्थ से रेडिएशन ऐसे निकलती है वो क्या होती है, लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग वेव बी। अगला क्वेश्चन है विच गैस कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, सो वाटर सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो होता है वाटर वेपर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ट्रैप करता है जो टेम्परेचर को। सो वाटर वेपर इज द मोस्ट अबंडेंट एंड इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं द प्राइमरी कॉज ऑफ अल नीनो। अल नीनो ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पे बन सकता है, सो इसको आप जरूर से पढ़ लेंगे। कहीं से भी यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सो वीकर ट्रेड विंड्स अलाउ वार्म, हालांकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे समझा सकूँ। ठीक है, सो वीकर ट्रेड विंड्स अलाउ वार्म वाटर टू मूव ईस्टवर्ड डिसरप्टिंग वेदर पैटर्न्स। ठीक है, सो क्या होता है, ट्रेड विंड जो होता है वो वीक पड़ जाता है, जो कि अलाउ करता है वार्म वाटर्स को टू मूव ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड मतलब ऐसे, जैसे आप देखेंगे जो ओके जो आप देखेंगे जब अल नीनो की कंडीशन इंडिया में होती है, सो यहाँ पे जो है वो वर्षा कम होती है, इसकी वजह से मानसून इफेक्ट होता है, तो बस यहाँ पे वर्षा कम होती है। लेकिन वही ला नीना, ला नीना आप ऐसे याद रख सकते हैं, ला नीना मतलब यहाँ पे बरसात जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है जब ला नीना की कंडीशन होती है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं विच क्लाइमेट फिनोमिना लीड्स टू एक्सट्रीम विंटर टेम्परेचर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, क्लाइमेट फिनोमिना लीड्स टू एक्सट्रीम विंटर टेम्परेचर इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या क्यों होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बिंग ब्रिंग्स रेन एंड स्नो। ठीक है, रेन एंड स्नो लाता है और लोअरिंग टेम्परेचर इन नॉर्थन इंडिया। ठीक है, तो इसकी वजह से बर्फ गिरती है, वर्षा होती है ठंडी में, इसकी वजह से जो है टेम्परेचर वो लोअर हो जाता है। अगला क्वेश्चन विच गैस इज मोस्ट इफेक्टिव इन ऑब्जॉर्बिंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन को सबसे अच्छा कौन सा गैस वो करता है, तो वाटर वेपर, ऊपर मैंने जो क्वेश्चन बताया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द हीट ट्रांसफर प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द एटमॉस्फेयर इज। तो किस तरह से होता है जो एटमॉस्फेयर गर्म, वो कंडक्शन के माध्यम से भी होता है, कन्वेक्शन के माध्यम से भी होता है, रेडिएशन के माध्यम से भी होता है, या लेटेंट हीट ट्रांसफर के माध्यम से होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडिएशन। जो हीट ट्रांसफर होता है अर्थ सरफेस को गर्म करने के लिए, सो वो होता है रेडिएशन के माध्यम से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं द कोरियोलिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो कब सबसे कहाँ पे सबसे अधिक होता है, तो पोल पी हम बात करें तो पोल पे सबसे अधिक होता है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, यानी कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो कोर पे सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन
विच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन रेन ड्रॉप्स फ्रीज बिफोर रीचिंग द ग्राउंड? किस तरह का प्रेसिपिटेशन होता है जब रेन ड्रॉप्स जो है वो फ्रीज होके आती हैं, यानी कि ग्राउंड तक पहुंचने के पहले वो क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं। सो उसको स्लीट कहते हैं। राइट आंसर आपका स्लीट। इन चारों का आप मीनिंग क्या होता है इसका मतलब ये देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओशिनोग्राफी। ओके, सो यहाँ तक जो है क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस थे। सो आई होप आपको आपके ये सारे क्वेश्चंस ये बने होंगे, क्योंकि अगर आपने रिवाइज किया है तो ये सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। ओके, अगला देखते हैं ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। सो इसमें आप देख लें कि कितना आप कर पा रहे हैं यहाँ पे, और इसके लिए भी मैंने कंटेंट वहाँ पे पूरी तरह से आपको उपलब्ध है टेलीग्राम चैनल पे। सो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं उसको, ठीक है। और आपने जो नोट्स बनाए हैं इस समय आपको वही रिवाइज करने की ज़रूरत है। सो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज डेप्थ ऑफ द वर्ल्ड ओशन? वर्ल्ड ओशन का एवरेज डेप्थ कभी कभी पूछ लेता है फैक्चुअल क्वेश्चन में। सो 35-3600 के आसपास। सो 36,682 मीटर्स। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड ओशन? वर्ल्ड ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट तो आपको पता होगा, मेरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। अगला, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द वेरिएशन इन ओशन बेसिन डेप्थ? सो जो प्राइमरी रीज़न है वेरिएशन होने का ओशन बेसिन में, वो है प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स से आप देखते हैं रीज भी बनते हैं, नीचे जो है ट्रेंच भी बनते हैं। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, प्लेट टेक्टोनिक्स। अगले क्वेश्चंस की बात करें, सो विच फीचर इज कॉमनली फाउंड एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इन ओशन? सो मिड ओशनिक रीज, जैसे जो यहाँ पे डाइवर्ज होते हैं प्लेट, मैंने आपको उस वाले वीडियो में बताया था, ऐसे इधर जब दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो अंदर से लावा निकलता है और यहाँ पे क्या बनता है, एक रीज बन जाता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिड ओशनिक रीज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सरफेस ओशन करेंट्स? क्या कारण है, मेन कारण क्या है सरफेस ओशन करेंट्स का? सो विंड का जो पैटर्न होता है, विंड्स लाइक द ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्ली स्ट्राइप सरफेस करंट सच एज द गल्फ स्ट्रीम्स, ठीक है। सो जो हवाएं बहती हैं, जो मैंने आपको प्लेनेटरी विंड्स बताई, उसकी वजह से जो है वो करंट भी चलते हैं, पानी को अपने साथ बहा के लिए चलती है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंड का पैटर्न। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ड्राइव्स डीप ओशन करंट्स? ठीक है, सो टेम्परेचर और सैलिनिटी डिफरेंस। द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, यानी कि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट इज ड्रीवन बाय कोल्ड साल्टी वाटर स्किनिंग एंड वार्म वाटर राइजिंग। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइल्ड क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप? सो जो गल्फ स्ट्रीम होता है उसकी वजह से जो है वो वेस्टर्न यूरोप है, वहाँ पे आपको माइल्ड क्लाइमेट देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गल्फ स्ट्रीम। आप जो स्ट्रीम्स वाला आपका चैप्टर है, स्ट्रीम वाले जो टॉपिक्स हैं उसको आप क्या करेंगे, एक पूरे वर्ल्ड का मैप बनाएंगे और अलग अलग ओशियन में, जैसे पैसिफिक ओशियन में या इंडियन ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, इसमें कौन कौन सी और किस तरह की गर्म या ठंडी किस तरह की ओशन करंट्स चल रही हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं, दे देगा 4 करंट्स के नाम और पूछेगा इसमें से कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किस ओशियन का ये करंट है, ठीक है। मान लो 3 दे दिया आपका अटलांटिक ओशन का और 1 दे दिया पैसिफिक ओशन का, पूछ लेगा कि कौन सा अटलांटिक ओशन का नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ओशन करेंट्स अफेक्ट द मानसून सिस्टम इन इंडिया? तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ओशन करेंट्स है जो अफेक्ट करता है मानसून को इंडिया में। सो जो सोमाली करेंट्स है जो कि कहाँ बहती है, ऑब्वियसली अगर इंडिया को अफेक्ट कर रहा है तो कहाँ पे बहेगा, इंडियन ओशन में। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉज ओशियन टाइड्स। ओशन टाइड्स का क्या कॉज है? सो ये तो आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और मून और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, ठीक है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, जैसे 13 घंटा जो 26 मिनट का कंसेप्ट है, और मतलब कितने दिन में कितनी बार टाइड्स कितनी बार एब्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट समझ के ही आएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट आर स्प्रिंग टाइड्स? स्प्रिंग टाइड्स क्या है? सो एक्सपेक्शनली हाई टाइड्स, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनली हाई टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स अकर व्हेन द सन मून एंड द अर्थ आर अलाइनमेंट, मतलब एक सीध में आ जाते हैं। सो ये इंक्रीज कर देते हैं टाइडल रेंज को, ठीक है। एक्सेप्शनली हाई टाइड्स मतलब बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर टाइड्स विद द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स, ठीक है, उसको नीप टाइड कहते हैं, ठीक है। क्या हम टर्म देते हैं लीस्ट डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड्स, तो उसको नीप टाइड्स कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सुनामी इन डीप ओशियन, ठीक है। वेवलेंथ का क्या नाम है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सुनामी इन द डीप ओशियन, क्या वेवलेंथ होता है सुनामी का डीप ओशियन में। ओके, सो इसका राइट आंसर आपका 500 किलोमीटर या उससे अधिक। ऐसे भी आती हैं सुनामी जिसका जो वेवलेंथ किसको कहते हैं, जैसे मान लो पानी ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो इसके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं वेवलेंथ। सो यहीं पे ये कहना चाह रहा है कि कितनी होती है इसकी वेवलेंथ, सो 500 किलोमीटर से भी अधिक होती है, इतने भारी भारी भी आते हैं सुनामी। अगला क्वेश्चन है स्पीड आप देखेंगे 700 किलोमीटर प्रति आवर या उससे भी अधिक। अगला क्वेश्चन विच ओशियन हैज़ द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी, ठीक है, सो सबसे अधिक सैलिनिटी किसकी है, किस ओशियन की, सो अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन हैज़ हायर ड्यू टू द हाई इवेपोरेशन एट लो फ्रेश वाटर इनफ्लो, ठीक है, सो यहाँ पे लो फ्रेश वाटर इनफ्लो है, इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे आप देखेंगे हाई सैलिनिटी देखने को मिलेगी। एवरेज कितनी होती है, तो 33 या 35 होती है, ठीक है, एवरेज सैलिनिटी। व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया। सो एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर 35%। सी वाटर कंटेन्स 35 ग्राम्स ऑफ साल्ट पर लीटर, ठीक है, सो मेकिंग इट 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, यानी कि पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड। अगला क्वेश्चन है हु प्रपोज द सबसिस्टेंस थियरी ऑफ कोरल लीफ फॉर्मेशन, थियरीज भी पूछी जाती हैं कोरल लीफ से रिलेटेड, सो इसका चार्ल्स डार्विन ने दिया था सबसिस्टेंस थियरी ऑफ कोरल लीफ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कोरल रीफ इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड बाई अ लगून, सो इसको बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वेयर इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड लोकेटेड, सो ग्रेट बैरियर रीफ वही ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे, सो वहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगा जो कि लार्जेस्ट कोरल रीफ है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है हु प्रपोज द ग्लेशियल कंट्रोल थियरी ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन, ठीक है, तो वो था सबसिस्टेंस थियरी और ये था क्या है, ये क्या है, ग्लेशियल कंट्रोल थियरी ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन, सो ये दिया था रेगिनलैंड डेली ने, ठीक है, सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। डेली सजेस्ट दैट ग्लेशियल, ज़्यादातर इनका नाम दिल्ली से ही आता है, ठीक है, सो डेली सजेस्टेड दैट ग्लेशियल पीरियड्स कॉज्ड सी लेवल चेंजेस इन्फ्लुएंसिंग कोरल रीफ फॉर्मेशन। ओके, अगला क्वेश्चन व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर कोरल रीफ ग्रोथ, सो मेन रिक्वायरमेंट क्या है कोरल रीफ ग्रोथ का, वार्म, सैलो और क्लियर वाटर होना चाहिए। ये तीनों आप क्राइटेरिया याद रखेंगे, वार्म वाटर, सैलो वाटर, सैलो मतलब उछला एक तरह से कहें तो, और क्लियर वाटर होना चाहिए, साफ होना चाहिए पानी, और टेम्परेचर 20 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 50 मीटर तक, जहाँ तक भी सनलाइट पहुँच सके वहाँ तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फ्लैट डीप सी रीजन ऑफ द ओशन बेसिन कॉल्ड, जो फ्लैट और डीप सी रीजन होता है ओशन बेसिन का वो क्या कहलाता है, तो एबिसल प्लेन उसको कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सी माउंट, सी माउंट क्या है, एक अंडर वाटर माउंटेन, जैसे मान लो यहाँ तक पानी है, ठीक है, कई बार क्या होता है ये ऐसे निकल जाता है, इसको ग्यूट कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहा है सी माउंट क्या है, तो सी माउंट नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो अंडर वाटर का माउंटेन है उसको कहते हैं सी माउंट, आर वोल्केनिक पीक्स राइजिंग फ्रॉम द ओशियन फ्लोर बट नॉट रीचिंग द सर्फेस, तो अगर ये बाहर निकल गया तब इसको गोट कहेंगे, अंदर रहेगा तो उसको सी माउंट कहेंगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ, सो मिड अटलांटिक रीज जो है, अब देखो यहाँ पे रेंज पूछ रहा, माउंटेन रेंज, सो यहाँ पे मिड अटलांटिक रेंज जो कि ओशन में है उसको लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज माना गया, ठीक है। सो द मिड अटलांटिक रीज 65,000 किलोमीटर लॉन्ग, मेकिंग इट लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन अर्थ। अगला क्वेश्चन विच करंट इज नोन एज द कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट ऑफ द ओशियन, सो कन्वेयर बेल्ट आप कहते हैं थर्मोहलाइन सर्कुलेशन को, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट्स हीट एंड न्यूट्रिएंट्स ग्लोबली, ओके, अफेक्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आप थर्मोअलाइन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन विच वार्म करंट फ्लो अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान, सो आप जब जिस तरह मैंने बताया कि मैप में आप जाके हर एक जो चल रही हैं करंट्स चल रही हैं उनको आप देखेंगे, सो जो कुरेशियो करंट है आप देखेंगे तो वो चलती है क्या, ईस्ट कोस्ट के जापान से, ठीक है, जापान के ईस्ट कोस्ट से चलती हैं। अगला क्वेश्चन है राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, बी, कुरेशियो करंट। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द कोल्ड करंट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, सो साउथ अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट मतलब जो चिली वाला एरिया है, सो वहाँ से क्या चलती हैं, हम्बोल्ट करंट,
इस करंट की खोज हमबोल्ट ने की थी, इसीलिए इसको हमबोल्ट करंट कहते हैं, या फिर इसी को पेरू करंट भी कहा जाता है कई बार। सो सी जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द हमबोल्ट करंट ब्रिंग्स कोल्ड न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर सपोर्टिंग रिच मैराइन लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वर वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक कॉल्ड। व्हाट आर वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक कॉल्ड। सुनामी, ऑब्वियसली जो अर्थक्वेक की वजह से आती हैं वेव्स उसको सुनामी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो व्हाट इज अ रोज वेव। सो अ लार्ज अनएक्सपेक्टेड वेव्स। So rose waves appear suddenly and can be twice the height of surrounding waves. Wow. So यहाँ पे आप देख सकते हैं twice the height of surrounding waves. अपने आसपास के जो वेव्स हैं उससे दोगुना हाइट तक ये जा सकती हैं, समझ रहे हो, रोग वेव्स जो होती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेव रिफ्लेक्शन। क्या होता है वेव रिफ्लेक्शन का। सो जो वेव्स बेंडिंग अराउंड ऑब्स्टिकल्स, मान लो अगर कहीं पे वेव्स ऐसे चल रही हैं, आगे जो है पर्वत आ गया, ठीक है, सो क्या होगा, वेव जो है वो बेंड हो जाती है, कई बार टूट जाती हैं वेव। ठीक है, सो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसका। वेव रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन वेव स्लो डाउन एंड बेंड ड्यू टू वेरिंग डेप्थ नियर द शोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन था ओशियन जोन फ्रॉम 200 से 1000 डेप्थ इज कॉल्ड। इसको कहते हैं बेथल जोन। अब देखो ये जो, इसको तुम क्या करना है, यूट्यूब पे डालना कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन्स हैं, जो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आप डाल सकते हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन्स इन ओशियन। तो उसमें आप जो जितने भी लेयर्स आएंगे, जैसे न्यूट्रिक जोन, बैथल जोन, एबिशल जोन, हेटल जोन, वो जोन आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन इस बार जरूर आएंगे। पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे इससे। सो बीथल जोन इज अ ट्वीलाइट जोन वेयर सनलाइट स्टार्ट डिमिनिशिंग, मतलब जहाँ पे हल्का फुल्का ही पहुँच पाता है, एंड ओनली सम ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू लो लाइट कंडीशन। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन विच ओशनिक जोन एक्सटेंड बियॉन्ड 4000 मीटर डेप्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हेडल जोन होता है वो 4000 तक होता है। राइट आंसर आपका हेडल सी हो जाएगा। द हेडल जोन इंक्लूड्स डीप ओशन ट्रेंच एंड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। ठीक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन वेयर सनलाइट पेनिट्रेट्स द ओशियन। सो यूफोटिक जोन, जहाँ तक पेनिट्रेट कर सकता है ओशन को उसको हम कहते हैं यूफोटिक जोन। सो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यूफोटिक जोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यूफोटिक जोन एक्सटेंड अप टू 200 मीटर्स वेयर फाइटोसिंथेसिस अकर्स। सॉरी, फोटोसिंथेसिस मतलब जो ओशन के अंदर जो आप प्लांट्स देखेंगे उनको फोटोसिंथेसिस के लिए 200 मीटर तक सपोर्टिंग मराइन लाइफ। ठीक है, मरीन लाइफ। अगला क्वेश्चन व्हाट इज अपवेलिंग। सो अपवेलिंग इज अ प्रोसेस वेयर कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर राइज टू द सरफेस। ठीक है, मतलब नीचे का जो पानी होता है ऊपर आता है, ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर राइज टू द सरफेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच करंट ब्रिंग्स वार्म वाटर फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, सो ये भी करंट आप जिस तरह मैंने बोला कि आप 2-3 बार अगर आप मैप बना के उसमें करंट्स को दिखा लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। मैंने ऐसे याद किया था। ठीक है, सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम मॉडरेट्स द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप मेकिंग इट वार्मर देन द अदर प्लेसेस एट द सेम लैटिट्यूड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ओशियन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अटाकामा डिजर्ट। सो जो हम्बोल्ट करंट है, हम्बोल्ट करंट कॉज ड्राइनेस अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हम्बोल्ट करंट, सी। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सी सॉल्ट। प्राइमरी कंपोनेंट क्या है सी सॉल्ट का। सो NaCl, ये भी क्वेश्चन इस बार नेट एग्जाम में आया था दिसंबर वाले में। सो नेट और CUET आप दोनों जानते हैं NTA करा रही है। सो ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं उससे। सो अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो फ्री में आप दे सकते हैं नेट के NTA का जो वेबसाइट है वहाँ पे मॉक टेस्ट। ठीक है, सो व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सी सॉल्ट। इसका राइट आंसर NaCl, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो लगभग 85% होता है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट्स ओशियन टेम्परेचर द मोस्ट। सबसे अधिक क्या अफेक्ट करता है ओशियन के टेम्परेचर को। सो उसका डेप्थ, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे एज डेप्थ इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज ड्यू टू रिड्यूस सनलाइट पेनिट्रेशन। ऑब्वियसली सनलाइट जा नहीं रहा तो क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर घटने लगेगा। अगला क्वेश्चन है विच ओशियन रीजन इज द मोस्ट प्रोन टू सुनामी। सबसे अधिक पैसिफिक ओशन में आता है। पैसिफिक ओशन में क्यों आता है, हाई नंबर ऑफ सबडक्शन जोन्स है वहाँ पे, लीडिंग टू फ्रीक्वेंटली अंडर सी अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक ज़्यादा आता है उसकी वजह से वहाँ पे सुनामी भी अधिक आती है। व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ 2004 इंडियन ओशन सुनामी अर्थक्वेक। सो 9.1 थी। क्या थी, 9.1। 2004 में जो सुनामी आई थी ट्रिगर्ड बाई
मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक नियर सुमात्रा द्वीप कॉजिंग मासिव डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। 2004 में जो आया था 9.1 था उसका मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मरीन पॉल्यूशन? सो एग्रीकल्चर रन ऑफ, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयल स्पिल, प्लास्टिक पॉल्यूशन। सो ये इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन एग्रीकल्चर रन ऑफ में इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हम लोग फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं उसकी वजह से, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स कॉस्ट यूट्रोफिकेशन लीडिंग टू डेड जोन्स इन ओशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं? ये हॉट वाटर गेसर्स होते हैं ऑन ओशन फ्लोर्स, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। हाइड्रोथर्मल वेंट्स आर फाउंड नियर मिड ओशनिक रीज रिलीजिंग मिनरल रिच वाटर दैट सपोर्ट्स यूनिक इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ला नीना। ला नीना का क्या इफेक्ट है, क्या करता है ये? जो कूलिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड इंक्रीज ऑफ मानसून रेनफॉल। तो मैंने जो बोला था कि इंडिया में जो मानसून है वो इसको बढ़ाता है, कौन? ला नीना। ला मतलब अधिक बरसात कराएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साउदर्न ऑस्लेशन इंडेक्स, SOI। सो जो मेजर्स एल नीनो एंड ला नीना इवेंट्स। सो जो सिग्निफिकेंस क्या है SOI का, साउदर्न ऑस्लेशन इंडेक्स का, तो ये मेजर करता है एल नीनो और ला नीना इवेंट्स को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सो SOI ट्रैक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज बिटवीन तहीती एंड डार्विन। ये दो नाम जब आप एल नीनो और ला नीना पढ़ेंगे तो जरूर आप सुनेंगे, तहीती और डार्विन, टू प्रेडिक्ट क्लाइमेट पैटर्न्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट काज ओशियन एसिडिफिकेशन। सो एक्सेस CO2 ऑब्जर्वेशन, एसिडिफिकेशन होता है इसका, ठीक है। इंक्रीज CO2 डिजॉल्व इन सी वाटर फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो उससे क्या होता है? कार्बोनिक एसिड बन जाता है, इसीलिए एसिडिफिकेशन हो जाता है वाटर का, ओशन का। विच अफेक्ट कोरल रीफ्स एंड मराइन लाइफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ओशन इज वार्मिंग द फास्टेस्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो आर्कटिक ओशन जो है, ऑब्वियसली जो आर्कटिक ओशन चूंकि ज़्यादातर बर्फ है, सो वार्मिंग होगा फास्टेस्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आर्कटिक ओशन। ड्यू टू पोलर आइस मेल्टिंग द आर्कटिक इज वार्मिंग एट ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज रेट। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द अंडर वाटर माउंटेन चेन दैट सर्किल्स द अर्थ। सो वही मिड ओशनिक रिज, जो कि सबसे लंबा भी है, लॉन्गेस्ट भी है। मिड ओशनिक रिज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज फॉर्म्ड बाय डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। अगला क्वेश्चन विच सी हैज़ नो कनेक्शन टू एन ओशन। जिसका सी से कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, जिसको ओशन से कनेक्शन नहीं है, वो कौन सा सी है? सो ये है आपका कैस्पियन सी, जिसको हम चारों तरफ से लैंड से है वो, ठीक है। सो कैस्पियन सी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कैस्पियन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैस्पियन सी इज अ इनलैंड इसको कहते हैं, हाँ, इनलैंड साल्ट वाटर लेक नॉट कनेक्टेड टू एनी ओशन। विच ओशन करेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? सो अटलांटिक जो सरकमपोलर करंट होते हैं वो जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इट्स अर्थ मोस्ट पावरफुल करंट मूविंग 140 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर पर सेकेंड। तो इतना तेज ये चल रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्मेशन एंड मिड ओशनिक रीज कॉल्ड। सो जैसे जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है? मिड ओशनिक रीज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे प्लेट्स इधर की तरफ बढ़ती जा रही हैं, सो बीच में क्या होता है? नया क्रस्ट बन रहा है, न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से होता है। अगला प्रश्न देखो 49 विच ओशनिक प्लेट इज इन सबडक्टिंग बीनीथ द साउथ अमेरिकन प्लेट फॉर्मिंग द एंडीज माउंटेन्स। सो जो नाजका प्लेट है क्या था? विच ओशनिक प्लेट इज सबडक्टिंग बीनीथ द साउथ अमेरिकन प्लेट फॉर्मिंग द एंडीज माउंटेन। ओके, साउथ अमेरिकन मतलब जब ये देखेंगे आप तो यहाँ पे जो मैंने एक प्लेट्स वाली वीडियो में दिखाया था नाजका प्लेट को, सो ये क्या होता है? एंडीज माउंटेन जो है उसके नीचे सबडक्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन यही था कि विच ओशन प्लेट इज सबडक्टिंग बीनीथ द साउथ अमेरिकन प्लेट फॉर्मिंग द एंडीज माउंटेन। सो नाजका प्लेट जो था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज फाउंड एट द मिड अटलांटिक रीज। किस तरह की प्लेट बाउंड्री जो है पाई जाती है मिड अटलांटिक रीज में? सो इसका राइट आंसर आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पाई जाती है, बी। ओके, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पाई जाती हैं मिड अटलांटिक रीज में। ये जो इधर इधर अपोजिट डायरेक्शन में जो प्लेट्स मूव कर रही हैं उसी को डाइवर्जेंट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51, लगभग अब खत्म है। व्हाट इज द सेकंड डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड आफ्टर द मारियाना ट्रेंच। दूसरा कौन सा है? तो वो जावा ट्रेंच है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कई बार हाइट भी पूछ लेता है, सो हाइट भी आप एक बार देख लेंगे। जैसे 1100 11,000 के आसपास है
जो सबसे डीप में है। उसके बाद ये 7700 मीटर डीप में है। अगला क्वेश्चन है विच ट्रेंच इज द डीपेस्ट इन द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में मतलब डिफरेंट जो ओशियंस हैं उसमें भी सबसे नीचे कौन है, सबसे गहरा कौन सा है वो पूछ लेता है। सो अटलांटिक ओशन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्यूर्टो रिको ट्रेंच। सो द प्यूर्टो रिको ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द अटलांटिक ओशन, लगभग 8376 मीटर डीप। अगला क्वेश्चन है विच करंट इज कोल्ड करंट इन नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। सो लेब्राडोर करंट, जिस तरह मैंने बताया आपको कि एक मैप बनाइए आप और उसमें सारे करंट्स जितने हैं वो बना के अपने मेज या जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लीजिए। लगभग 10 दिन आप डेली आप अगर उसको देख लेते हैं आपके दिमाग में वो छप जाएगा पूरी तरह से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द थर्मोहालाइन सर्कुलेशन इन क्लाइमेट रेगुलेशन। पहले ही मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूट्स हीट और न्यूट्रिएंट्स ग्लोबली, जो क्वेश्चन था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच करंट फ्लोज फ्रॉम अंटार्कटिका टूवर्ड्स द इंडियन ओशन। तो अंटार्कटिका से इंडियन ओशन की तरफ कौन सा बहता है, तो अबुलहास करंट जो होता है देखेंगे आप इंडियन ओशन में, जो कि नीचे से ऊपर जाता है। नीचे से ऊपर जाना मतलब पोलर से अगर इक्वेटर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, कोल्ड करंट होगा। सो अबुलहास, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अबुलहास करंट कैरीज वार्म वाटर अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर लॉन्ग पीरियड वेव कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कॉल्ड। सो जो लॉन्ग पीरियड वेव्स कॉज्ड होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। टाइड्स आर लॉन्ग पीरियड वेव्स कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कोस्ट इज डोमिनेटेड बाय वेव इरोजन। सो वेव इरोजन की वजह से विच टाइप ऑफ कोस्ट इज डोमिनेटेड बाय वेव इरोजन। सो रॉकी कोस्ट जो होते हैं, रॉकी कोस्ट एक्सपीरियंस हाई वेव एनर्जी लीडिंग टू इरोजन एंड क्लिफ फॉर्मेशन। ओके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बैरियर आइलैंड। बैरियर आइलैंड क्या होते हैं, सो लार्ज सैंड डिपॉजिट पैरेलल टू द शोर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अ लार्ज सैंड डिपॉजिट पैरेलल टू द शोर। बैरियर आइलैंड एज एन एक्ट एज अ नेचुरल ब्रेक वाटर्स प्रोटेक्टिंग कोस्ट लाइन्स फ्रॉम स्टॉर्म सर्जेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द लार्जेस्ट कार्बन सिंक इन द वर्ल्ड। सबसे अधिक सबसे बड़ा कार्बन सिंक कौन सा है। सो जो ओशियंस होते हैं वो सबसे बड़े सिंक्स होते हैं। लगभग ओशियन अब्जॉर्ब्स 25 to 30% ऑफ ह्यूमन प्रोड्यूस CO2 हेल्पिंग रेगुलेट क्लाइमेट चेंज। ठीक है। सो सबसे अच्छा जो ऑब्जॉर्व है करता है ओशन करता है। विच ओशन इज द मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फिशरीज। फिशरीज के लिए सबसे प्रोडक्टिव कौन सा है, तो पैसिफिक ओशन, जो कि लार्जेस्ट अपवेलिंग जोन होता है, यानी कि नीचे से ऊपर पानी आता जाता रहता है, मेकिंग इट द मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फिशरीज। ठीक है, मछली पालन के लिए, मछली मारने के लिए। ठीक है। सो ये था लगभग 60 क्वेश्चन। सो मैंने आपको करा दिए लगभग क्लाइमेटोलॉजी के 50 क्वेश्चन एंड ओशनोग्राफी के 60 क्वेश्चन। ये आपके यहाँ से इनफ प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अगर आप असरसर रीजनिंग के क्वेश्चंस करना चाहते हैं सो आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बट जो भी जितने फैक्चुअल क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं मैंने इसमें आपको बता दिए। आपको इसके अगर कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, देन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पे आप कंटेंट पर्याप्त मात्रा में पड़ी हुई हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं बेझिझक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।